वहां से क्या अपडेट? देखिए, इस समय मैं भुज में मौजूद और यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि अब तक जो रात को हमला करने का प्रयास किया जा रहा था ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए, अब दोपहर को 12 बजे यहां पर भुज के नागौर नाम का गांव है, यहां पर ड्रोन को देखा गया जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये जैसी जानकारी सामने, उसके बाद और ज्यादा अधिकता सतर्कता बरती जा रही है और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि लोगों को भी सतर्क रहना है। कुछ सायरन्स जो है एहतियात के तौर पर भुज शहर में बजाए गए ताकि लोग अलर्ट रहे और स्वेच्छा से ब्लैकआउट का जो ऐलान किया गया है उसका पालन कर सके। इसके अलावा भुज शहर में जो एयर डिफेंस बेस है वहां पर एक ड्रोन को देखा गया था। उसके अलावा आदिपुर नाम की एक जगह है जहां पर एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था। अहम बात यह है कि आदिपुर ये जो जगह है वो पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 180 किलोमीटर की रेंज इतना दूर है, लेकिन इस रिहायशी इलाके में इस ड्रोन को देखा गया जिसे न्यूट्रलाइज किया गया। तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पहले वो रात को ड्रोन भेजते थे, मिसाइल भेजते थे, लेकिन आज दिन भर में जिस तरह से हम पिछले 12 घंटे से देख रहे हैं, सुबह के वक्त, क्योंकि आदिपुर में सुबह 8 बजे मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया गया है, नागौर गांव में दोपहर 12 बजे के आसपास इस मिसाइल का ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया है। तो अब दोपहर के समय भी ड्रोन भेजकर निगरानी करने का प्रयास हो रहा है। आपका भी बहुत शुक्रिया। अभय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप लोग भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिना सोए बिना थके लगातार आप रिपोर्ट कर रहे हैं। अपना खूब ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अभय आपका भी, दिनेश आपका भी। तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर जो युद्ध के हालात हैं उसमें भारत बड़ा प्रहार कर रहा है पाकिस्तान पर। जी हां, पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया है डबल मोर्चे पर। पाकिस्तान के 6 एयरबेस उड़ा दिए हैं, साथ ही उनके जो लॉन्चिंग पैड हैं, बंकर्स हैं, पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 28 बंकर, कई लॉन्च पैड जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। तो जरा सोच कर देखिए कितने बड़े पैमाने पर वी हैव हिट देम हार्ड। तो यहां पर इस वक्त आपको बता दें कि जो स्थिति है, 6 एयरबेस आपके इस वक्त उनको ऑपरेशनल हालत में नहीं छोड़ा गया है। सरगोधा, लाहौर, पेशावर, नूरवाल, रावलपिंडी से तस्वीरें आप देखिए। रफीकी एयरबेस, शुनिया एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, चकलाला एयरबेस, ये सक्कर एयरबेस, और आपको बता दूं सियालकोट और पसरूर की ये तस्वीरें हैं। सियालकोट के अंदर एक एविएशन बेस को उड़ाया गया है और पसरूर के अंदर एक पूरा का पूरा रेडार सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया गया है। और अगर आप इन एयरबेस को समझेंगे तो ये तमाम वो एयरबेस हैं जो ऑपरेशनल बहुत वैल्यू रखते हैं और युद्ध की स्थिति में ये आपके लिए सामरिक लिहाज से ऑपरेट करने के लिए जम्मू कश्मीर रीजन में, पंजाब रीजन में, राजस्थान रीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी, अब सर हम स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना है, स्वागत सर आपका, एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर, मेजर जनरल राजन कोचर और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, बहुत स्वागत आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार सिविलियंस को, अब हमारे एयरबेस को टारगेट किया गया। आज की प्रेस ब्रीफिंग में ये तो साफ हो गया सर, मेजर जनरल अस्थाना, कि एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ, कोई उन्हें कामयाबी नहीं मिली, उल्टा हमने उनके एयरबेस को अटैक किया, ध्वस्त किया। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो भारत सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, ये आप सब देख रहे हैं, ब्रीफिंग्स में भी आपने देखा। लेकिन मैं आपको समझा दूं कि पाकिस्तान की मंशा क्या है और उसकी रणनीति क्या है। पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है, कमजोर सेना है, उसको पता है कि वो कमजोर सेना है और उन्होंने अपना वर्चस्व पाकिस्तान में बना के रखना है। तो उस कारण उन्होंने क्या किया है कि उनके पास काफी सारे ड्रोन्स हैं, उस ड्रोन्स को वो मार रहे हैं और उसमें सर्वेलेंस ड्रोन्स और आर्म ड्रोन्स दोनों मिक्स करके वो उसको ड्रोन्स यहां पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। कारण क्या है कि हालांकि उन ड्रोन्स में इतनी जान नहीं है, छोटे छोटे एक्सप्लोजिव हैं, नुकसान थोड़ा हो रहा है और उन्होंने काफी एलसी के ऊपर काफी फायरिंग कर रहे हैं। वो अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा भारत के ऊपर नुकसान पहुंचाया, पहली बात। और दूसरी चीज, जो कुछ भी वो फायर करते हैं उसके बाद में उसी के साथ उसको बैकअप करते हैं वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन से, जो बिल्कुल झूठ होता है, और उसको वो अपनी जनता को बताते हैं कि हमारा ये ड्रोन गया, उसने ये मार दिया, उसने वो मार दिया, ऐसे करके अपनी जनता को और देश उनको सबको बताना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि ये ड्रोन वॉरफेयर का जमाना है, उन्होंने ये एक हथियार बना लिया है कि इस ड्रोन को जितना हम चलाएंगे, भारत का जो महंगा एयर डिफेंस है उसका एमुनिशन खर्च होगा। वो भी ये कोशिश, एक और ये कोशिश है उनकी तरफ से।
अब हमें चाहिए कि हम किस तरीके से रेस्पॉन्ड करें। जाहिर है कि भारत का जो अभी तक रेस्पॉन्ड, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, वो ये है कि हमें असरदार टारगेट्स के ऊपर बड़ा प्रहार करना है, और इसीलिए हमने एयरफील्ड्स के ऊपर प्रहार किया है, और अच्छा प्रहार किया है, और इस तरीके का प्रहार किया है कि अगर हमें इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस लड़ाई को, ये लड़ाई और आगे बढ़ती है, तो हमारे जब एयरक्राफ्ट अंदर जाएं तो उनका एयर डिफेंस जो है वो नकारा हो जाए। तो भारत की एक ये रणनीति है जो बहुत अच्छी, जो मैं समझ पा रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि कुछ सजेशन मैं देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। चाहूंगी जरा, क्योंकि ग्राफिक्स हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर वो जो तमाम 6 एयरबेस जो हैं, जो हमने पैरालाइज किए हैं, और रेडार सिस्टम जो ध्वस्त करके हमने दुश्मन को ब्लाइंड किया है लगातार उनके एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक करके, उसकी हम सामरिक वैल्यू एयर मार्शल संजय भटनागर जी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम रफीकी एयरबेस की बात कर रहे हैं, सिरसा में हमने न्यूट्रलाइज किया उनके फतेह को, तो ये सिरसा से सबसे नजदीक एयरबेस है रफीकी एयरबेस, और बहुत ज्यादा सामरिक लिहाज से पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण था। हमने मुंहतोड़ जवाब दिया कि अब एयरबेस का रनवे ही नहीं बचा। बिल्कुल, ये बहुत भारी उपलब्धि है भारत के लिए। 6 एयरबेस, 6 मेजर एयरबेस, जो हमने एक मुश्किल से 1-1.5 घंटे के बीच में बड़े बड़े पैकेज भेज के इनको न्यूट्रलाइज किया है, बहुत भारी उपलब्धि है। अगर हम देखें तो रावलपिंडी का बेस, अभी हमको कुछ वीडियोस वगैरह मिल रहे हैं, वहां से कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन रावलपिंडी को अगर देखा जाए तो वहां पे C-130, HQ-9 ऐसे मेजर एसेट्स हैं वहां पे। तो आई एम श्योर ऐसे जैसे थोड़ा टाइम प्रोग्रेस होगा हमको और डिटेल मिलेगी और पता चलेगा स्पेसिफिकली और क्या क्या। देखिए, मुरीद एयरबेस जम्मू एयरबेस से 188 किलोमीटर की दूरी पर है ये पूरा का पूरा जो एयरबेस है, और युद्ध के समय बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल होता है। 3 किलोमीटर का इसका पूरा का पूरा रनवे है। तो जम्मू और कश्मीर में जो पूरे के पूरा लगातार टारगेट किया जा रहा था, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि यही बेस था और हमने जवाब दिया है। बिल्कुल, ये इनके रेडियस ऑफ एक्शन के बहुत करीब ले आता है इनको, और इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी था, बिकॉज कई सारी जो स्ट्राइक्स थी जो जम्मू एंड कश्मीर एरिया में और ऑल्सो जम्मू एरिया में और उसके साउथ में इवन अमृतसर तक इसी बेस से ओरिजिनेट हो रही थी। तो अब थोड़ा मेरे को लगता है इसके साथ काफी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जो उन्होंने रेडार जो डाउन करे उसमें बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। जी, ये कसूर में करा है एक रेडार सिस्टम डाउन इन्होंने। और हम जो लगातार चर्चा करें मेजर जनरल राजन कोचर की, अगर रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया जाता है तो उनकी आंखों को ले लिया जाता है, उन्हें ब्लाइंड कर दिया जाता है। इस वक्त भारत का अगला कदम क्या आप प्रीएम्प्ट कर पा रहे हैं? रेडार सिस्टम आइज एंड ईयर्स होता है दुश्मन का, और आपने सही बताया कि अगर हम उसको खत्म कर देंगे तो हमारे लिए उतनी आसानी होगी पाकिस्तान में अंदर जाने की, स्पेशली अगर हम अपने हवाई जहाज और ड्रोन भेजेंगे पाकिस्तान में। अब भारत की रणनीति ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इसके ऊपर मीटिंग भी हुई है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, और CDS और नेवी चीफ्स आए थे, और एयरफोर्स और आर्मी के। एक बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। जिस तरह से जैसलमेर बॉर्डर को सबसे ज्यादा हार्ड हिट किया जा रहा है, जैसलमेर के पास का जो सखर एयरबेस है पाकिस्तान का, उसको हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब रिटेलिएशन क्या हो रहा है कि ग्राउंड पर वहां पर फोर्सेस की मूवमेंट काफी ज्यादा देखी जा रही है, और वहां पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पाकिस्तानी फोर्स की मूवमेंट काफी ज्यादा देखी जा रही है। उन्होंने इजाफा किया है अपनी संख्या में, और साथ ही साथ जैसलमेर में लगातार हम ड्रोन या मिसाइल, ये हम अभी कहना बहुत प्रिलिमिनरी होगा क्योंकि हम इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन लगातार वहां धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, दुकानें बंद करवा दी गई थी, वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी, और वहां पर हम देख रहे थे कि पुलिस और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे लोगों से कि अपने घर के अंदर रहिए। और अब ये अहम जो कदम उठाया जा रहा है कि जैसलमेर में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है, तो अगर वो एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उसको भी इस्तेमाल करें तो एहतियातन ये कदम उठाया गया है। और केवल इस वक्त जैसलमेर ही नहीं बल्कि बॉर्डर इलाके के जितने शहर है वहां पर ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई है। मसलन आप देखिए अमृतसर में, भटिंडा में 5 ट्रेनों के समय का भी बदलाव किया गया है। फिरोजपुर की बात करें, जम्मू की बात करें, यहां से ट्रेन ना आएंगी और ना जाएंगी। जैसलमेर में ट्रेन सेवा को सस्पेंड किया है। अच्छा, एक और अपडेट जो हमें मिल रही है, अमृतसर और भटिंडा में रात को ट्रेन नहीं चलेंगी, रात को ट्रेन नहीं चलेंगी। मैं फिर दोहरा दे रही हूं, अमृतसर और भटिंडा से ये बड़ी जानकारी, रात की ट्रेन को सुबह के वक्त यहां से गुजारा जाएगा।
ये आप देख लें, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का अगर वहां जाना है, वहां से आना है, या किसी ऐसी ट्रेन में आप तो ट्रैवल कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में किया जाता है, ये जरा समझ लेते हैं। अच्छा, ऐसा है कि अभी आपने एक पाकिस्तान का अटैक के बारे में इससे बताया। पहले जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कि हमने ये जैसलमेर की जो ट्रेन ड्रोन्स अभी की बंद कर दी है। देखिए, रात को ड्रोन्स अटैक्स होते हैं जनरली, दिन में भी हो रहे हैं। अभी ट्रेन्स को अगर ड्रोन्स आ जाते हैं, 100 ड्रोन्स आ जाते हैं, अगर 50-100 ड्रोन्स आ जाते हैं, उनमें से अगर आप सारे तो नहीं मार पाएंगे। और ट्रेन एक बहुत ही बड़ा टारगेट होता है एक ड्रोन के लिए, वेरी सेंसिटिव टारगेट। और इसीलिए इस ट्रेन को बंद किया गया है, बिकॉज ट्रेन में अगर एक जगह भी ड्रोन का स्ट्राइक हो जाए तो वो पूरी ट्रेन में आग फैल जाती है और उसको रोकना मुश्किल होता है, बिकॉज ट्रेन एक ऐसे सुनसान एरिया से एक्चुअली गुजरती है और वहां पे आपके पास जो आपकी सिक्योरिटी, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट, हॉस्पिटल, इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका प्रिकॉशन लिया है। और खास तौर पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तान ग्रेजुएट कर रहा है, पहले दिन पाकिस्तान ने अपने एमुनिशन के विदाउट एमुनिशन के ड्रोन भेजे, सर्विलांस बेसिकली रेकी करने के लिए। हाँ, रेकी करने के लिए। दूसरे दिन आपका इसको लिमिटेड एमुनिशन ड्रोन आया। आज रात को ऐसी उम्मीद मैं रख सकता हूं कि बैरक्टर ड्रोन्स और दूसरे टाइप के ड्रोन जो टर्किश से लिए है पाकिस्तान ने, जो काफी आधुनिक हैं और जिसमें 150 से 200 केजी का पेलोड आ सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान अब ये ड्रोन्स को इस्तेमाल करे और ये ड्रोन्स अगर ट्रेन जैसे टारगेट पे पड़ेंगे तो फिर काफी नुकसान कर सकते हैं। तो ये इसलिए एहतियातन कदम उठाया गया है। एयर वाइस मार्शल भटनागर जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर सर मैं आपके पास आती हूं। बिल्कुल, ये एहतियातन कदम है। नॉर्मली जो भी एनिमी होता है वो टारगेट करता है आपके नॉट ओनली रेल्स बट रेल साइडिंग, जहाँ पे लोडिंग वगैरह होती है। ये बहुत ल्यूक्रेटिव टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट दिख जाता है। बट मैं ये आपके सौजन्य से सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इनवेरिएबली एयर डिफेंस की प्रेजेंस यहाँ पे मोबाइल यूनिट्स की बहुत अच्छी रहती है। हमारे पास बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, जिसमें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है कि रेलवे की नोडल पॉइंट्स पर एयर डिफेंस अवेलेबल है। लेकिन ये एहतियातन कदम है सो दैट हमारे नागरिक सेफ रहे। इमरजेंसी सिचुएशन को क्यों इनवाइट करना जब उसे टाला जा सकता है। Exactly. तो इसलिए रात के समय आवाजाही को बंद कर दिया गया है और जो ट्रेनें रात को चलनी थी उसकी आवाजाही सुबह होगी। अब सर एक पहलू जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पहला तो ये कि हमारा अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान ने सर ये सुबह के वक्त भी अब अटैक कर रहे हैं, ये दोपहर के वक्त भी अटैक कर रहे हैं। रात की तरफ तो जो जंग चल रही थी आसमान में वो तो चल ही रही थी। कैप्टन कुमार, या देखिए, अब ये सुबह शाम की बात नहीं है। वैसे तो मैं कह रहा था कि रात शाम आपकी होगी, रात हमारी होगी और सुबह नजारा देखेंगे। ये मैं 2-3 दिन से कह रहा था, तो नजारा तो अब आ ही गया, क्योंकि अब तो लड़ाई सुबह की हो गई है। कल रात हमने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किए हैं और ये बात हमारी ब्रीफिंग में आपने सुना कि हमने फाइटर एयरक्राफ्ट यूज किया और मेरा भरोसा और आकलन यह है कि हमने अभी भी एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया और स्टैंड ऑफ वेपन से हमने उनके ठिकानों को सर, वो लोग एक चीज से और डरे हुए हैं नेवी के इस्तेमाल से, क्योंकि वहां पर जो मीडिया में लगातार पैनिक बटन ये है कि जहाज आकर जो है वो कराची के बहुत नजदीक खड़े हो गए हैं और पैनिक बटन दबा हुआ है, क्योंकि आप नेवी से ताल्लुक रखते हैं। और मैं एक बात यूज करना चाहता हूँ, सपरेशन ऑफ जो सपरेशन ऑफ एयर डिफेंस करते हैं, सीएट जिसको टैक्टिकल टर्म यूज करते हैं, जो कल भी मैंने बताया था, या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी डिफेंस। तो ये रडार को जो डिस्ट्रक्शन है, ये हार्पी जैसे हमारे जो ड्रोन्स हैं, जो स्पेशली लॉइटरिंग जॉइंट्स हैं, जो वहीं जाके और स्पेशली डिजाइंड है रडार को अटैक करने के लिए। ये रडार नहीं रहेगा, आईज एंड ईयर्स नहीं रहेंगी, तभी हमें एयर सुपरियॉरिटी मिलेगी और तभी हमारे एयरक्राफ्ट को अगर क्रॉस करना है एलओसी, तब वो काम कर पाएंगे। एक तरफ से हम रनवे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, प्रीएम्प्टिव डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, C-130 को वहीं मार के गिराए हैं जैसा रिपोर्ट आ रही है, एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, रनवे भी अनयूजेबल हो गए हैं, आपने उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया है और आप ये सब रिपोर्ट में आई है। और हमने एयरक्राफ्ट का एयर लॉन्च्ड वेपन्स यूज किए गए, जैसा कर्नल कुरैशी ने बताया था। सही, और ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी अगर देखेगा तो उसे बहुत खुशी होगी कि किस तरह से सरगोधा कैंट एरिया की 5 अलग अलग तस्वीरें आई, जिसमें तबाही जो है वो साफ नजर आ रही है और सरगोधा एयरबेस पर हमने नुकसान पहुंचाया। और ये बात पाकिस्तान की तरफ से खुद वीडियोस में वहां के लोग ही बोलते हुए बाकायदा सुनाई पड़ रहे हैं कि मैं अपने घर की छत पर मौजूद हूं और सामने ये
ये वीडियो जो है वो जारी किया है। पाकिस्तान कोरी अफवाहें फैलाता है, हम एक्शन के प्रमाण समेत वीडियो दिखाते हैं। पहले एयरफोर्स स्टेशन को भारत की वायुसेना ने मारा पाकिस्तान के, और अब ये भारतीय सेना का आप प्रहार देख लीजिए आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स और हाइडआउट्स के ऊपर। कार्रवाई, इसको भी आप देख लीजिए। सर, हमें ज्यादा बता पाएंगे कि किस तरीके के हथियार आप यूज करते हैं और किन के लिए यूज करते हैं? सी पोर्ट भी है। तो ये जो फेक न्यूज, हाँ, ये जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा है, इसका मतलब देखिए आप, ये है पाकिस्तान अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन वॉर की पूरी कोशिश कर रहा है और फॉल्स प्रोपेगेंडा चला रहा है। और इस फॉल्स प्रोपेगेंडा को सर लगातार हम ब्रेकआउट कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखें पहले तो सिर्फ एक ही वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एमईए और सेना की, लेकिन अब 10:30 बजे सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और शाम को फिर से हो रही है। तो क्या दिन में भी कुछ बड़े ऑपरेशंस, कुछ बड़े जो दुश्मन का रिटेलिएशन जो है उसको हमने जवाब दिया है, उसके बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी? क्योंकि लगातार दिन में भी हमें धमाकों की आवाज, हवा में न्यूट्रलाइज करने की ड्रोन की आवाज सुनाई दे रही है। कई बंकर जो है उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है। तो पाकिस्तान ने क्या कुछ हिमाकत दिन के उजाले में की है और उसे हमने क्या जवाब दिया है, ये ब्रीफिंग शाम की बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसे फॉल्स प्रोपेगेंडा की बात की तो वो S-400 हमारा, उसको नुकसान हो गया है। इस तरह की हमारे कई एयरबेसेस की बात कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें दिखा के हमने बाकायदा कहा कि देखिए आईना, आपके साथ क्या किया उसका भी सबूत दे रहे हैं, बंकर्स कैसे डिस्ट्रॉय किए और कैसे हमारा सब कुछ इंटैक्ट है, सेफ है, उसका भी सबूत दे रहे हैं। तो फॉल्स नैरेटिव भी ब्रेक किया। तो आज शाम 5:30 बजे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज दिन की दूसरी प्रेस ब्रीफ है, तो दिन में क्या कुछ हुआ है इसके बारे में बड़ी अपडेट की उम्मीद हम कर सकते हैं। ये एक बार फिर से आप मैप देखें, चकलाला, रफीकी, मुरीद, ये वो एयरबेस है जो पाकिस्तान के बहुत महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जहां पर इनका एयरबेस है। इनमें से 6 एयरबेस तबाह किए गए। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं एविएशन एयरबेस की, और ये जो सियालकोट का, और इसमें आप ये रेडार सिस्टम देख रहे हैं, ये जरूर रेडार साइट है जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है। ये भारत की ताकत है। अच्छा सर, इस तस्वीर में मैं ये देख रही हूँ भटनागर साहब की, ये इसमें मुझे एक फाइटर जेट दिखाई दे रहा है। ये इशारा क्या है? अभी क्लियर इंडिकेशंस तो नहीं है, बट इट इज अ कंबाइंड अटैक, जैसे जनरल साहब ने बताया। इसमें स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज करे गए होंगे फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एज वेल एज द लॉइटरिंग एम्युनिशन, जिससे कि उसको प्रिसाइज टारगेटिंग करके उसको डाउन किया गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट से ज्यादा ये जरूरी है जानना कि हमने वहां पे एक रेडार का गैप क्रिएट किया है। उस गैप क्रिएट करके हमारे को नॉर्थ और साउथ जाने का रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है। जो उसके बाद फर्दर नॉर्थ में जो मेन एयरबेस है सरगोदा में भी हमने एक रेडार डाउन किया था, वो भी कल किया था। तो एक बड़ा हमको गैप्स मिल रहे हैं, जिसके कारण हमारी फौज आगे बढ़ पाएगी। हमारी गैप्स कहते हैं, एयरफोर्स मतलब थोड़ा और समझाएंगे। गैप्स मतलब ये एयर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के में गैप्स हैं। एयर डिफेंस की पाकिस्तान अभी उतनी इम्पेनिट्रेबल जो थी अभी तक वो नहीं है अभी। यानी कि जितने हमारे पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस मौजूद है कि अगर छोटी मिसाइल, बड़ी मिसाइल, सर एयरक्राफ्ट जो आते हैं अलग अलग रेंज के, तो हम सबको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की उस ताकत को हम कमजोर कर रहे हैं, ऐसे समझे? जी हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल वही।
जब गैप हो जाएगा तो उसको पिकअप नहीं होगा, उसकी आईज और ईयर्स जो हैं वो बंद होंगे और उसमें से हमारे एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स जो हैं जैसे चाहिए जा सकते हैं। तो हमें फर्दर एक्शन करने में जब हमारे फाइटर जेट्स उड़ेंगे तो उन्हें आसानी होगी। तो सबसे पहले पूरी सोचे समझे तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को, जाहिर सी बात है, पूरे ऑपरेशन को सोचे समझी रणनीति के साथ अंजाम दिया जा रहा है कि पहले आप दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को वीकन कीजिए, उसे पैरालाइज कीजिए, उसको ब्लाइंड कीजिए, उसके जो रनवे हैं, रिएक्शन टाइम, उसको स्लो डाउन कीजिए और उसके बाद ऐसा हमला कीजिए कि उठ ना सके। जी हाँ, इसको कहते हैं। मैप सर आपके सामने है, इसे भी आप बताएं, क्योंकि ये पाकिस्तान के फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस हैं। पाकिस्तान की जो सैटेलाइट बेस है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। पीएफ चांदेर, राजनपुर, रहमयार खान की तरफ आज अच्छा खासा नुकसान भारत ने पहुंचाया है। पीएफ सिंदरी और पीएफ ग्वादर। जी हाँ, ये सैटेलाइट बेस है, नॉर्मली तब ऑपरेट होते हैं जब उनके मेजर बेस को अगर डाइवर्ट करना होता है एयरक्राफ्ट को, या उनके कई स्टैंड बाई एसेट्स वगैरह वहां पोजीशन होते हैं। तो पहले मेन एयर बेसेस हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए, जैसे 6 नाम आपने पहले दिखाए थे। उसके बाद इनका नंबर भी आएगा वेरी सून। रहमयार खान ऑलरेडी टारगेट हो चुका है। इसमें एग्जैक्टली क्या एसेट्स हैं, बेसिकली F-16 होंगे और JF-17 एयरक्राफ्ट जो है वहां पोजीशन है वहां पे। प्लस इसमें एम्यूनिशन था वो भी डिस्ट्रॉय किया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। हर सैटेलाइट बेस में एम्यूनिशन डिपो हमेशा होता है, 100% होता है। फ्यूल डिपोज हमेशा होते हैं। तो ये और लैब्स होती है, कई सारी टेक्निकल लैब्स है जो चाहिए होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है। तो वो जरूर टारगेट में आएगा। अभी पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पूरा जमाना है, पूरा का पूरा युद्ध जो है उसी के आधार पर लड़ा जाता है। और अगर आप उनके सैटेलाइट्स को ही ब्लाइंड करेंगे तो अपने आप में एक एडवांटेज आपके पास रहेगी। कैप्टन कुमार, ये तस्वीरें जो आज भारतीय आर्मी की तरफ से साझा की गई और ये नक्शा जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये प्लीज आप वहां तक पहुंचे और बताएं किस तरीके से ये अब पाकिस्तान के लिए खौफ का पर्याय भारत की सेना बनती चली जा रही है। पाकिस्तान के लिए अब हर दिन मुश्किल पर मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि एस्केलेशन का फैसला उनका है, हमारा नहीं। सर, आप अगर ये एक्सप्लेन कर सके, इस तरफ आप आ जाएं, रोशनी बेहतर है। सियालकोट से लेकर सुकूर तक। देखिए, ये जो सबसे पहले तो आपने देखा होगा रडार का बेस है, तो हमने जैसा बनाया कि ये जो रडार बेस यहाँ पे है इसको हमने उड़ाया है इसलिए कि हमें एयर डिफेंस को सप्रेस करना है और हमें माकूल वातावरण बनाना है अपने एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए, हमारे मिसाइल्स के लिए। क्योंकि जब हम जैसे गैप्स की बात कर रहे थे वो सब टेक्निकल टर्म्स हैं, पर बेसिकली हम एयर सुपरियोरिटी चाहते हैं ताकि कल को जब वॉर हो तो हमारे एयर डिफेंस यहां सप्रेस्ड रहें और हमें आराम से वहां जाने का मौका मिले। दो तरह की एयर डिफेंस होती है, पैसिव एयर डिफेंस और एक्टिव एयर डिफेंस। एक्टिव एयर डिफेंस का बच्चा आज बात कर रहा है भारत में। पैसिव एयर डिफेंस में हम चुपचाप रहते हैं और दुश्मन की तरंगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ के उसका यूज करते हैं अपने लिए, आज भी और कल भी। कल मतलब पीस टाइम में भी उसका यूज करते हैं हम, और पीस टाइम में हम बहुत ज्यादा उसको इंटेलिजेंस गेनिंग करते हैं। ये जो बेस है यहाँ पे देखिए, जो रावलपिंडी के पास जो बेस है उसका जो रडार हमने बताया, और उसका जो बेस है रावलपिंडी के पास, वो बेस जो है वहां पर उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वीआईपी एयरक्राफ्ट, आईएसआई के जो जितने मूवमेंट्स हैं, सारे कॉम स्क्वाड्रन जो है पूरा का पूरा वहां पर स्थित है। और इनका J5 मिराज 5 का भी बेस उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। रहमयार खान की आप बात कर रहे हैं तो इसमें भी फाइटर बेस है। C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हुआ है, रनवे भी डिस्ट्रॉय हुआ है इनका। और हमने एक तरह से उनको जो उनके एम्युनिशंस डंप है, फ्यूल बंकर्स हैं और टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम है, और पहले हमने कमांड कंट्रोल सेंटर्स जो है HQ-9 वो पहले डिस्ट्रॉय किया था। तो एक तरह से हम वो कर रहे हैं जो स्टेप अप, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होती है। ये रडार जिसकी आप बात कर रहे थे, सियालकोट एविएशन बेस, और ये जरूर तो इसे हमें लॉटरी एम्युनिशन है, हार्पी जैसे हमारा यूएवी है, उससे हमने इसको डिस्ट्रॉय किया है जहां तक रिपोर्ट्स आ रही है। और बाकी जो हमारे जो डिस्ट्रॉय हुए हैं वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो है, स्टैंड ऑफ मिसाइल्स जो हमने हमारे राफेल के हमने जो देखा है, तो ये उसके हिसाब से हमने अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी समझ के लिए आप ये बता दें, जब आप हार्पी की बात करते हैं, ये एक इजरायली मेड वेपन है, इसके बारे में थोड़ा आप समझा दें। देखिए, ये खिलौना है वो उस तरह का जो आपने हवा में उड़ा दिया यूएवी, जिससे आप फोटोग्राफी करते रहते हो, बड़ा है उसी का। बच्चों को बताऊं जरा, और सबको मालूम होना चाहिए
कि ये यूएवी है और इसको हम उड़ाते हैं, और ये इसके अंदर अपने सिस्टम्स लगी हैं, रेडार लगी हैं, कैमरा लगा है, सर्वेलेंस सिस्टम लगा है, ये टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है, इसमें टारगेट फीड किया जा सकता है कि किस तरह का टारगेट पे जाना है, और जब वो सिमेट्री मिलती है तो उस तरफ जाता है, अगर नहीं मिलती है, सिचुएशन ठीक नहीं रहता है, तो वो उसके ऊपर लॉटर करता है, एंड्योरेंस अच्छी है इसकी और देर तक रुक सकता है, और जब मौका मिलता है तो अपने रडार अपने टारगेट पे जाके घुस जाता है। यानी एम्युनिशन अपने साथ लेकर चलता है। बिल्कुल, पेलोड भी है इसके पास, कैमरा भी है, और ये कितना हैवी पेलोड है सर? देखिए इसका तो कम से कम 10-15 केजी का 7.7 kg 7.7 kg करीब करीब इतना लोड होगा, उससे ज्यादा उससे कम में होने पे काम नहीं चलेगा। बैटल डैमेज भी कर लेता है ये, और वहां से तरंगे भेज के आपको फोटो भी भेज देता है कि क्या हुआ और क्या आपने डैमेज किया। तो बैटल डैमेज असेसमेंट जो टर्म है, हमेशा जब हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो एक एयरक्राफ्ट उसमें ये चेक करता है बैटल डैमेज का कि लास्ट में हुआ क्या। जब रिटर्न होते हैं तो एक एयरक्राफ्ट का ये भी काम होता है, उसको डिजिग्नेट किया जाता है कि आप सारे फोटोग्राफ्स लोगे। एक जानकारी सर आपसे चाह रही हूँ, दो तरीके के हमने जब ड्रोन की बात कर रहे हैं, एक पूरा सर्विलांस करके आता है और एक होता है जो सुसाइडल होता है। अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रही थी, तो ये जो हम जब हार्पी की बात कर रहे हैं, ये किस तरीके का है? ये बेसिकली सप्रेशन ऑफ द एनिमी एयर डिफेंसेस का ड्रोन है। सप्रेशन ऑफ द एनिमी एयर डिफेंस, ये बेसिकली एनिमी के जितने भी एयर डिफेंसेस है, जैसे उनके रडार्स हैं, सर्वेलेंस सेंटर्स है जो बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं, ये बेसिकली उसके अगेंस्ट है, एनिमी एयर डिफेंस के अगेंस्ट यूज होता है आरपी ड्रोन, और इसीलिए इसकी जो काबिलियत है, ये 35,000 फीट तक ऊपर भी जा सकता है, 150 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और ये एक स्टेल्थ मोड में, क्योंकि इसको रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये इसकी खासियत है, और इसीलिए पाकिस्तान के रडार्स ने इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। सर एक चीज तो समझना मीनाक्षी चाहेंगे ये डिटेक्ट करेगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए वहीं से रडार से आ रही है नहीं आ रही है, कंफर्म होएगा, उसके बाद वो अपनी मिसाइल फायर करेगा। जो इसके जो डोम दिखा है, जैसे आपको दिखा है सेंटर में, उसके ऊपर जाके बड़े हमले से पहले का पूरी तैयारी, एक तरह से हम कहें कि जब हमारे जेट्स ऑपरेट करना शुरू करेंगे फुल स्ट्रेंथ में, फुल थ्रॉटल के साथ, तो उससे पहले आपने कल जैसे ब्रीफिंग में भी कहा गया था कि पहले आपने ड्रोन भेजे, मोस्ट लाइकली आपने इंटेलिजेंस जुटाने के लिए, सर्विलांस जो गैदरिंग इंफॉर्मेशन के लिए, फिर उसके बाद पेलोड के साथ आपने मिसाइल भी और ड्रोन्स भी भेजे, और अब अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता है, और ऐसा अगर हम समझें इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, सो आर वी एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग, द एक्शन ऑफ जेट्स? तो ये सब कैट एंड माउस का गेम है। पहले कुछ हमको उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है, उसके लिए हम अपने ड्रोन्स भेजेंगे और तरीके से पता करेंगे इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम जाके अटैक करेंगे। जहां तक आप बोल रहे हैं अभी पाकिस्तान ने डे टाइम में अटैक शुरू किया है, मेरा परसेप्शन ये है, मेरा मानना ये है कि वो पाकिस्तान अभी थोड़ा सा या तो उनके पास नाइट वाले एसेट्स कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, फ्लाइंग करने के लिए और एविएशन रिलेटेड और मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटी इज इजियर डन ड्यूरिंग डे टाइम। रात में इनपुट्स बहुत कम हो जाती हैं और उसको कोरिलेट करना लाइट के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। या तो उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसलिए वो दिन में करने के लिए तैयार हैं। पॉसिबली दैट सीम्स टू बी मेन रीजन। आप कह रहे हैं रात को उनको अपना जनरल अस्थाना, रात को उनको एक्शन करने में तकलीफ आ रही है, रात को तकलीफ आ रही है, दिन में तकलीफ आ रही है, इतनी तकलीफों में जी रहा है, तो फिर लड़ क्यों रहा है? नहीं, मैं इस चीज से सहमत नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम है कि दिन में करना है या रात को करना है। ड्रोन्स की उनके पास इस समय कोई कमी नहीं है, कोई कमी। उनके पास 1 लाख से कहीं ज्यादा ड्रोन्स आ चुके हैं। जहाज भी आया, क्या पता कुछ नए और चीन से और टर्की से उनके पास सफिशिएंट ड्रोन्स आए हुए हैं और सफिशिएंट जहाज आए हुए हैं, सफिशिएंट ड्रोन्स चाइना से भी आए हुए हैं। तो जितने ड्रोन उन्होंने अभी इस्तेमाल किए हैं वो मुश्किल से 5% भी नहीं है जो उनके पास, जितना उनके पास रिजर्व है। तो ड्रोन्स अभी उनके पास काफी है, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक उनकी मंशा का सवाल है, मुझे नहीं लगता अभी तक कि वो एक कन्वेंशनल लड़ाई के लिए तैयार हैं। उनकी पॉलिसी ये है कि किसी तरीके से एक नैरेटिव की लड़ाई वो जीत जाएं, और जब भारत कन्वेंशनल लड़ाई तैयार करे उस टाइम में ये लोग अपनी खबर उड़ाना शुरू करेंगे कि हमारे न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो थोड़े ऑपरेशन में आ रहे हैं, और जाके रिक्वेस्ट करेंगे बैक चैनल से अमेरिका को, चीन को, सबको कि किसी तरीके से भारत का कन्वेंशनल हमला रोको। तो ये एक जिसे बोलते हैं ब्लैकमेलिंग वाली कहानी है कि थोड़ा पहले जो कमजोर आदमी करता है कि थोड़ा पहले जाके इस किस्म के एक वर्चुअल वॉर आप जो और वर्चुअल इफेक्ट आप दिखाओ। दिन में जो ये लोग अभी कर रहे हैं उसका मकसद यही है
कि लोग ये देख पाए या भारत में भी वो लोग ये देख पाए। चाह रहा है तो हाँ, फतेह मिसाइल लेके आप दिल्ली को टारगेट करते हुए आप सिरसा तक, आपको पता है इसका मैसेज क्या है और क्या हमारी सेना जवाब देगी? यू आर हिटिंग हार्ड। इसको दिल्ली नहीं जा सकती फतेह मिसाइल, नहीं जा सकती, लेकिन मतलब आप 400 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज, 500 की 400 सर नहीं 400 किलोमीटर। तो आप वही ना इतने करीब आ जाते हैं, तो फिर इसमें सवाल ये है ना कि आप एस्केलेशन लेडर में 1 अप जाना चाह रहे हैं। देखिए ये और बाकायदा वीडियो भी आप दिखा रहे हैं। मिसाइल अगर आप फायर करें तो ये कोई आप कन्वेंशनल वॉर की तरफ नहीं जा रहे। ये आपका जो ड्रोन वॉरफेयर हो गया, आपका मिसाइल हो गया, तो जब तक आपके हवाई जहाज उस तरफ नहीं पहुंच रहे, हमारी तरफ नहीं आ रहे, ये एक्चुअल वॉर को हम, यानी जब तक आप LOC क्रॉस नहीं कर रहे हैं तब तक एक्चुअल वॉर नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने भी ये अपने आप को रिस्ट्रेंट किया, इंडिया ने भी अपने आप को रिस्ट्रेंट किया, बिकॉज कोई भी एक हायर एस्केलेशन लैडर में नहीं जाना चाह रहा है। इसको मुझे लग रहा है इंडिया भी नहीं जाना चाह रहा है हाई एस्केलेशन लैडर में। लेकिन सर ये तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जिसने अब्दाली को या फतेह को नाकाम कर दिया, वो सिरसा में किया या जैसलमेर में किया, वो अलग की बात है। अगर मान लीजिए 0.1%, हालांकि नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा भी हुआ कि नाकाम नहीं कर पाते तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती है ना। वो तो है ही। और अगर आप एक ऐसा मैसिव पाकिस्तान स्ट्राइक, यही है ना, पाकिस्तान तो यही चाह रहा है कि बड़ी कैजुअलिटी हो, बड़ा हार्म हो, हमारे एयरबेस को वो नुकसान पहुंचाए। मैसिव स्ट्राइक अगर हमारे ऊपर आएगा तो हमारा एस्केलेशन लैडर भी बढ़ेगा फिर। तो देखिए हमारे पास सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, जैसे हमने बताया मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप किसी सिटी की बड़े सिटी, सरसा, दिल्ली तो सरसा है हमारा हेड है, हम इसको भूल जाएं, यहां तक की बात ही हम न करें। यहां की अपनी डिफेंस होगी, वहां की अपनी डिफेंस होगी, वो बॉर्डर की डिफेंस की बात हो रही है। उसके बाद एयरफोर्स का जो अपना बेस है सिरसा का, उसकी अपनी एयर डिफेंस है, और हमारे जो बॉर्डर पर है वो अपनी एयर डिफेंस है, और हर सिटी में एयर डिफेंस होती है। ऐसा नहीं है कि हम वो सब डिस्कस नहीं कर सकते। समझे नहीं, मेरा क्वेश्चन इसलिए ये था क्योंकि जो सर कह रहे थे ना कि दिस इज नॉट एक्चुअल वॉर, अभी हम एस्केलेशन के उस पायदान पर नहीं आए हैं जहां पर एक हम कहें कि कन्वेंशनल वॉर छिड़ गई है। लेकिन ये तो अगर आप मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं सिविलियंस पर और एयरफोर्स बेसिस पर, तो फिर ये जंग नहीं है, तो फिर क्या है? वॉर की तरफ लुभाया जा रहा है मैम। हमारे जो कह रहे हैं जनरल, वो ये कह रहे हैं कि हमें वॉर की तरफ लुभाया जा रहा है, ल्योर किया जा रहा है। वो पूरे देश विदेश में जाके ये कहना चाहते हैं, और यही हम आपके चैनल पे लगातार कह रहे हैं। आज हम जज हैं, हम पनिश कर रहे हैं उनको, हम लड़ाई कहां लड़ रहे हैं? हमें लड़ना नहीं है, हमको पनिशमेंट देना है उनको एक मुद्दे पर, आतंक के मुद्दे पर। हम बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। हमने एक बार भी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, हमने कहा कि हम प्रिसाइज और कैलकुलेटिव और मिनिमम कोलैटरल डैमेज करते हुए सिर्फ आतंकी ठिकानों को और आतंक के आकाओं को टारगेट कर रहे हैं, जिन 5 बड़े आतंकियों को हमने ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया, जिसके नाम और डिटेल रिलीज भी किए गए हैं। तो आप सोच कर देखिए कि हम बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ही जारी है, आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी है। ये तो पाकिस्तान है जो बार बार वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, वो कह रहे हैं कि अब युद्ध के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए आज क्या हो रहा है, रशिया ने भी स्पेशल ऑपरेशन बोला। इसको लड़ाई तो आज तक रशिया ने बोली नहीं कि हमने इसको हम वॉर पर हैं। तो आज का जमाना जो वॉर का है वो एक ऑपरेशंस का जमाना है, जो कोई भी देश बोलेगा नहीं कि हमने वॉर डिक्लेयर करी है। बड़ा ऑपरेशन भारत भी नहीं बोलेगा। बड़ी खबर आ रही है, भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की अगली हिमाकत, पाकिस्तान का अगला कदम एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान के अगले हमले को हिंदुस्तान एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि भारत संयमित, संतुलित रिएक्ट कर रहा था टेरर के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और आतंक के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति। सूत्रों के हवाले से एक अहम खबर, अगर अब पाकिस्तान में कुछ भी किया, कोई भी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। किसी भी आतंकी हमले का जवाब युद्ध की तरह से दिया जाएगा। सॉरी, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, अब अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ, अगर कोई भी अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ये पहली मर्तबा है जब भारत ने एक्ट ऑफ वॉर इस शब्द का, इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है। देवेंद्र, न सिर्फ शब्द का इस्तेमाल किया है, बल्कि ये डिसीजन लिया है भारत की सरकार ने कि अब भारत